द कश्मीर फाइल्स मूवी की रिलीज़ के बाद आप सबके दिल दहल गए होंगे। 30 साल बाद इतने बड़े जेनोसाइड को किसी मूवी में बयां किया गया। लेकिन इस मूवी की रिलीज़ के बाद कुछ प्रश्न और कुछ बातें हमें अवश्य ध्यान देने चाहिए। सबसे पहली बात, क्या फ़ायदा होगा 30 साल बाद ऐसे इवेंट को, ऐसे जेनोसाइड को याद करके? आई थिंक इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें, कितना बड़ा फ़ायदा इससे होगा। कश्मीरी हिंदुओं के बारे में सोचने का प्रयास कीजिए, जिन्हें लाखों की संख्या में अपने घर छोड़कर आने पड़े। निहत्ता, कुछ नहीं है उनके पास, जो कुछ था वो अब सब कुछ छूट गया। उनमें से कुछ लोगों ने अपनी माँ को, अपनी बहन को रेप होते हुए देखा। कुछ लोगों ने अपने सगे संबंधियों को बिल्कुल निर्दयतापूर्वक मरते हुए देखा। लोग नाचते थे मारते समय। डिटेल्स इतनी हॉरिफाइंग हैं कि मैं प्रयास भी किया, लेकिन इस वीडियो का पार्ट मैं नहीं बना पाया उसको। लेकिन उन लोगों को रेफ्यूजी बनकर रहना पड़ा अपने ही देश में, वो कितना उचित था? किसी ने भी उनके लिए उपयुक्त सहायता नहीं दी, ये कितना उचित था? सबसे बड़ा अत्याचार मुझे जो लगता है उन पर वो ये था कि 30 साल तक इतना बड़ा देश जो हिंदू मेजॉरिटी सो कॉल्ड कहने को है, उसमें हिंदुओं होने की वजह से इतना बड़ा अत्याचार जिन्होंने झेला, इस पूरे इंसिडेंट को एक्नॉलेज तक नहीं किया गया। इस्लामोफोबिया पर 15 को एक पूरा वर्ल्ड इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया को रिकॉग्नाइज करते हुए ये डे डिक्लेयर कर देती है यूएन, और इतना बड़ा जेनोसाइड हो गया, अपने ही देश में उसको रिकॉग्निशन नहीं। आई थिंक उस इंसिडेंट के बाद सबसे बड़ा कार्य यही हुआ है कि उन लोगों को अब पूरे राष्ट्र की सहानुभूति मिलेगी। एक्चुअली ये फिल्म नहीं, एक इमोशन है और सच है। 32 सालों का सच है ये, और हर एक हिंदुस्तानी को मैं एक आह्वान करता हूँ, जरूर इस फिल्म को देखिए। धार्मिक लोगों की सहानुभूति मिलेगी, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने आप बीती देखी। दूसरी बात जो आपको सोचनी चाहिए वो ये, क्या कारण था इन सब के पीछे, इस जेनोसाइड के पीछे? क्या सिर्फ रेडिकल मुस्लिम्स थे इसके पीछे? अगर आप सिर्फ यही सोचते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हिस्ट्री का हम छोड़ देंगे। वो ये कि जब 1947 में भारत छोड़कर ब्रिटिश जा रहे थे, भारत ने अपने एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में ये एकदम क्लियर कर दिया था कि जो 562 प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी एक खुद की चॉइस है, वो भारत का हिस्सा बने या पाकिस्तान का, या इंडिपेंडेंट रहे। शेख अब्दुल्ला का बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एजेंडा रहा कश्मीर में, और राजा हरि सिंह इस वजह से भारत का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया कश्मीर को, तो राजा हरि सिंह को शेख अब्दुल्ला ने बहुत क्लेवरली एक लेटर लिखा कि आप भारत का हिस्सा बन जाइए, और राजा हरि सिंह ने एक्सेप्ट किया, और एकदम क्लियर कट ये डिक्लेयर किया गया कि कश्मीर अब भारत का हिस्सा है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आखिर हुआ क्या कि कश्मीरी मुसलमानों को आज़ादी चाहिए। आज तक भारत में कई ऐसे सेकुलर इंटेलेक्चुअल्स हैं जो बोलते हैं कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं। हुआ ये कि इतने क्लियर कट जो स्टैंड था उस चीज में लॉर्ड माउंटबेटन इंटरवीन करते हैं, जो भारत में एक जनरल के रूप में थे, लेकिन भारत गवर्नमेंट से पूछे बिना वो जिन्ना के पास जाते हैं और उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यूएन को इन्वॉल्व करके एक वोट लीजिए कश्मीरियों का कि वो किस तरफ रहना चाहते हैं, और जिन्ना उन्हें डिनाई कर देते हैं। तब भी ठीक सब कुछ। हुआ क्या फिर? हुआ ये, इस बात को जानने के बाद नेहरू भी यूएन को इन्वॉल्व करने के लिए स्टैंड ले लेते हैं, और ये वो गलती थी जिसमें खुद भारत ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तब का वो एक इंसिडेंट उस क्लियर कट स्टैंड को कि कश्मीर कहाँ का है, कश्मीर जो कि कश्मीरी शैविज्म की सीट रही है, जहाँ पर रामानुजाचार्य जिनकी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी अभी हैदराबाद में इनॉग्रेट की गई थी, वो ट्रैवल करके गए थे कश्मीर तक इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स को ढूंढने के लिए। वहाँ पर इतने बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने सन टेम्पल, विष्णु टेम्पल्स को एक्सकेवेट किया। कश्मीर जो कि एक सीट रही है लर्निंग की, भारत के ट्रेडिशंस की, धर्म की, सनातन धर्म की, वो ऐसी जगह थी जहाँ पर रामानुजाचार्य साउथ इंडिया से ट्रैवल करके आए। मुख्य सारे आचार्य आए थे कश्मीर में ग्रंथों के अध्ययन के लिए, ग्रंथ प्राप्त करने के लिए, डिस्कशंस के लिए, डिबेट्स के लिए। वहाँ के हिंदू राजाओं ने इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर मंदिर स्थापित किए थे, और वो कश्मीर हमेशा के लिए एक डिस्प्यूटेड लैंड हो गया पूरे संसार भर के लिए, और वहाँ के कश्मीरियों को ही अब आज़ादी चाहिए। ये एक वो मिस्टेक है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा की गई मिस्टेक का बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है, और ये वो मिस्टेक थी जिसके बाद से हमेशा कश्मीर पर स्टैंड डिबेटेबल हो गया। और इस डिबेटेबल स्टैंड पर आगे बढ़ते समय नेहरू ने फिर वापस शेख अब्दुल्ला की हेल्प ली, और उनको जब उन्होंने सीएम बना दिया कश्मीर का, ये सोचते हुए कि वो भारत की हेल्प करेंगे, भारत के स्टैंड में हेल्प करेंगे, शेख अब्दुल्ला के अपने ही प्लान्स थे। उन्होंने कश्मीर को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना चाहा, और शेख अब्दुल्ला की वजह से ही इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए गए।
आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370, ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ शेख अब्दुल्ला की वजह से ही इनकॉर्पोरेट किए गए। और यही नहीं, जितने भी कम्युनल टेंशन्स की वजह से ये जेनोसाइड हुआ 1990 में, उसका मेजर पार्ट खुद शेख अब्दुल्ला के द्वारा क्रिएटेड था 1980s में। मरने से पहले तक उन्होंने स्टेज ऑलरेडी सेट कर दी थी। तो हमें ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लीडर्स को चुनना जो इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर सकते हैं, ये सब गलती भारत की भी थी और इतना क्लियर कट स्टैंड कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें द कश्मीर फाइल्स की मूवी और उसके डायरेक्टर से सीखनी चाहिए, विवेक अग्निहोत्री जी से सीखनी चाहिए, वो ये कि क्या है आज हमारी वैल्यू, हमारी लाइफ की वैल्यू, क्या कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं अपने स्किल्स के द्वारा। विवेक अग्निहोत्री जी ने ये जो मूवी बताई है, इसमें सब लोग ये बोल रहे हैं कि उनका डायरेक्शन औसत है, एवरेज है। आप समझने का प्रयास कीजिए, आप एक एवरेज डायरेक्टर हैं, बिलो एवरेज हैं, अबव एवरेज है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है आप डायरेक्शन दे किस चीज़ को रहे हैं। एक ऐसा इंसिडेंट जिसको 30 साल तक आवाज़ नहीं मिली, उस इंसिडेंट को इन्होंने आवाज़ दी। क्या अब ये मैटर करता है उन्होंने डायरेक्शन कैसी दी? और ये प्रश्न अब हम सब के सामने आ गया है। क्या भारत में एक स्टूडेंट होते हुए, एक इंजीनियर होते हुए, एक डॉक्टर होते हुए, क्या आप सिर्फ अपनी कमाई के पीछे लगे हुए हैं? क्या इस भारत के कल्चर के प्रति आपका इतना ही दायित्व है? मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने स्किल्स के साथ साथ धर्म के लिए कुछ स्टैंड लीजिए। क्या फ़ायदा होता अगर विवेक अग्निहोत्री ने एक और बॉलीवुड सीक्वल रिलीज़ कर दिया होता जिसमें बस वही हीरो हीरोइन, कुछ मूवी सॉन्ग्स, एक्शन, दैट्स इट? क्या कंट्रीब्यूशन रहता उनका? एक औसत डायरेक्टर होते हुए भी उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने न्याय को आवाज़ दी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक भारतीय होने के नाते कुछ आप कंसिडर करने का प्रयास करें अपने धर्म के प्रति जो दायित्व है उसके बारे में भी। क्या धर्म के प्रति हमारा सिर्फ इतना दायित्व है कि हम बस कमाना सीख लें? क्या हमारा धर्म के प्रति बस इतना दायित्व है कि गीता पढ़ के हम बस शांति से बैठना सीख लें, अपने माइंड को फोकस करना सीख लें? या गीता के प्रति हमारा ये भी धर्म है कि गीता के ज्ञान के लिए जो भी स्टैंड रिक्वायर्ड है हम वो लें? इस सोसाइटी में जिस प्रकार से गीता के संदेश को, धर्म को दबाया जाता है, उसके प्रति एक स्टैंड लें। ये मैटर नहीं करता आप कहाँ से पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, आप अपने स्किल्स प्लीज़ यूज़ कीजिए आज के समय में। मैं एक IITian होने के नाते ये आप सबसे शेयर करता हूँ, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट IITians नहीं हैं, हम टॉप रैंकर्स नहीं हैं, हमने कोई बहुत इंटरेस्टिंग ऐप डेवलप नहीं की, पर हमें पता है कि हमारी वैल्यू हमारे देश में, हमारे धर्म में कहाँ थी। धर्म में कितने IITians आगे बढ़कर आ रहे हैं, धर्म को कितनी आवाज़ दे रहे हैं, धर्म के लिए क्या प्लेटफॉर्म वो रेज कर रहे हैं। और यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया करके अपनी बुद्धि पर जोर डालिए। विवेक अग्निहोत्री जी की मूवी देखकर एक कंट्रीब्यूशन आप करेंगे। दूसरा कंट्रीब्यूशन जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप खुद सोचिए क्या आप कर सकते हैं धर्म के लिए, और हमें नीचे कमेंट्स में अभी बताइए क्या आप कमिटमेंट लेते हैं आज धर्म के लिए।